प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जो नहीं हुआ था कभी, उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। मुफ्त किताबें, पासपोर्ट, सस्ती शिक्षा से सुखी छात्र, नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में ठीक हुए रोगी सुपात्र। कोविड संकट में भी विकास न रुकवाया हरियाणा ने। जो नहीं हुआ था कभी, उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। जरूरतमंदों तक राशन व बिजली के मुद्दे पर मिली जीत। हर एक खेत तक पानी पहुंचा, हरियाणा बना विकास का गीत। पंचायत व शहरी निकाय के अधिकारों में वृद्धि हुई है। अंतर जिला परिषद बनाया, विकास बढ़ा, समृद्धि हुई है। शिलान्यास व उद्घाटन का दौर चलाया हरियाणा ने। जो नहीं हुआ था कभी, उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। मंत्र मनोहर सेवा व्रत का गाया है हरियाणा ने। जो नहीं हुआ था कभी, उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। 600 दिन निरंतर काम, हरियाणा सरकार की ये पहचान। धन्यवाद का हार आपको पहनाया हरियाणा ने। जो नहीं हुआ था कभी, उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। उसे कर दिखलाया हरियाणा ने। निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो नहीं हुआ था कभी, वो हरियाणा ने कर दिखलाया है। माननीय महोदय, एक विभाग की तरफ से छोटा सा हमने प्रयास किया है, मानो गागर में सागर को भरने का प्रयास किया है। तो जो भी सरकार की उपलब्धियां रही हैं 600 दिन में, जो नई नीतियां रही हैं, उनको एक पुस्तिका में हमने संकलित किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एवं सभी माननीय मंत्रीगणों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने कर कमलों से इस पुस्तिका को समर्पित करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। मित्रों, आज का ये जो प्रेस वार्ता का संदर्भ है, ये आपके सामने अभी हमारे डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ने स्पष्ट किया है। आज मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहा हूं कि हमारी ये जो दूसरी टर्म है, इसके आज ठीक 600 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे एक मन में विचार आया कि हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विपक्षी दल के लोग, खास करके कांग्रेस, हमको सालों का हिसाब पूछते हैं कि इस साल में क्या हुआ, इतने सालों में क्या हुआ। हमने कहा सालों का नहीं, हम दिनों का भी हिसाब बता सकते हैं कि कितने दिनों में क्या काम हुए। ये इस दूसरी टर्म के जो 600 दिनों का समय है, उपलब्धियां हमारी अपार हैं, लेकिन फिर भी एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा कि इसमें अधिकांश समय, लगभग 400 दिन इस 600 दिन में से कोरोना महामारी के कारण से हमारी जो गति थी, वो जितनी हम चाहते थे उतनी तो नहीं बन पाई। गति हमारी धीमी जरूर रही, लेकिन हम लगातार चलते रहे। अन्य विभागों के साथ प्राथमिकता के तौर पर इस कोरोना महामारी का
मुकाबला करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमसे जो बढ़िया से बढ़िया बना वो हमने किया। इस चुनौती में बहुत काम ऐसे जो हमको पहली बार ही ध्यान में आए कि कोरोना की महामारी, उसमें ये विषय भी हो सकते हैं जिसका कभी पहले ध्यान नहीं दिया गया था, और इस महामारी के कारण से ही उनका आभास हुआ। हमने उसकी पूरी तैयारी की। पहली वेव जिसका समय मैं समझता हूं मार्च 2020 से और अक्टूबर 2020, 7 महीने तक वो पीक पर पहुंची वेव। लेकिन दूसरी वेव मार्च से शुरू होकर के मई में ही पीक पर पहुंच गई, और पहले से 4 गुना 5 गुना ज्यादा ग्रेविटी उसकी थी। वो पहले वाली वेव के समय के हमारे सारे अनुभव, सारी सीख, ये दूसरे इस कोरोना के वेव के समय हमको उसका लाभ मिला, उन अनुभवों का, और सफलता से उसको हमने टैकल भी किया। इन 600 दिनों में अगर मैं ये कहूं कि कोरोना के साथ साथ आर्थिक सामाजिक दृष्टि से समाज में जो लोक हित के काम, लोक कल्याण के काम करने थे, उसमें भी हम पीछे नहीं रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। अपने को ध्यान में है कि कुछ काम तो हमने जो आज तक नहीं हुए थे और वो हमने किए हैं, करके दिखाए हैं, और उनके करने के पीछे की हमारी जो भूमिका है, वो भूमिका यही है कि समाज के हर व्यक्ति को हम उसके वांछित जो उसकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार क्या दे सकते हैं। व्यक्ति को आगे बढ़ने की अपेक्षा होती है, उसमें उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, कैसे उसको सुविधाएं दी जाए। जो अभावग्रस्त पीड़ित लोग हैं, कमजोर हैं, उनकी कमजोरियों को कैसे हम समाप्त करने में सरकार की भूमिका अपनी निभा सकें। गरीब का कल्याण, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। इसलिए समाज के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा मंत्रिमंडल लगातार, यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे साथियों ने सामान्य सरकारों में जो पहले जितना काम वो मंत्रीगण करते थे, हमने उससे डबल काम किया है, डबल शिफ्ट में किया है। अगर मैं 600 दिन की बात करूं तो हमने 1200 दिन का काम कर लिया इसमें, और हमारी तो जो पहली टर्म थी उसको भी अगर हम मिलाते हैं तो हमने पिछले 5 साल में भी 10 साल का काम किया। काम के नाते से हर हमारा साथी, और केवल मंत्रिमंडल के साथी ही नहीं, तो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जैसा उनको कहा, जैसा एक नीति के नाते, पॉलिसी के नाते जो बातें सरकार की ओर से बनाई गई उसको सिरे चढ़ाने में, नीचे उतारने में उन्होंने भरसक प्रयत्न किए, दिन रात एक किया। अगर विशेष उल्लेख की बात है तो इसमें परिवार पहचान पत्र की मैं बात करूंगा। ये एक ऐसा यूनिक कार्यक्रम जो सारे देश में हमने फैमिली आईडी का शुरू किया, सारे प्रदेश में। अभी तक व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से होती थी, लेकिन अब परिवार की पहचान फैमिली आईडी से होने लगी है। और जब हमने शुरू किया है तो इसको केंद्र सरकार ने भी बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं सब, उन्होंने इसको अपनाने का अपना संकल्प तय कर लिया है कि फैमिली आईडी के पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराएं। एक पत्र निकला है, कुछ प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज को कहा गया है कि इस फैमिली आईडी का अध्ययन करके एक पायलट प्रोजेक्ट का शुरू करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें जो सरकारी योजनाएं, सहायता, जितनी भी सेवाएं हैं, वो इस फैमिली आईडी के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ योग्य व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को पहुंच जाएंगी। अपात्र व्यक्ति उससे पीछे रहना पड़ेगा, उसको वो आगे ले नहीं सकता। कई बार व्यक्ति डबल फायदे भी ले जाते हैं। सरकारी योजनाओं में तो कई बार चेक नहीं होते, लेकिन इससे एक चेक लगेगा कि एक व्यक्ति एक योजना का लाभ एक व्यक्ति एक ही बार ले पाएगा। भ्रष्टाचार बहुत रुकेगा, फंड्स की प्रिफरेज है वो कम होगी। तो एक यूनिक हमारा ये कार्यक्रम है जिसको हमने
आगे बढ़ाया है और आगे से जो सरकारी योजनाएं हैं धीरे धीरे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वो सब उसी परिवार को मिलेंगी जो परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर्ड है। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि उनको सरकारी योजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे अपने संपन्न परिवार होने के नाते से सारी स्कीमें अपने आप हम अपना काम चला सकते हैं और इसमें मैंडेटरी नहीं है परिवार पहचान पत्र, हमने छूट दी है, जिसको बनवाना बनवाएगा, जिसको नहीं बनवाना नहीं बनवाएगा। लेकिन ये शर्त तो हम लगा ही सकते हैं कि जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है वो परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवाएगा। तो इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छा हरियाणा, नया हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, सक्षम हरियाणा, शिक्षित हरियाणा, सामर्थ्य हरियाणा, ऐसे हरियाणा की कल्पना लेकर आगे चल रहे हैं और हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, उसके स्वास्थ्य की चिंता हो, उसको सुरक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, स्वावलंबी हो और उसका स्वाभिमान ये भी सुरक्षित रहे, क्योंकि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते स्वाभिमान ये बहुत बड़ी चीज होती है। किसी व्यक्ति को हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ जो भी पात्र व्यक्ति है उसको अपने आप उसके घर तक पहुंचे। हमारी ये योजना, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। सुशासन के नाते से जैसा 25 दिसंबर को हम सुशासन वर्ष, सुशासन दिवस हम मनाते हैं, इसमें भी बहुत आगे बढ़े हैं। आईटी के ऊपर आधारित सारी हमारी स्कीमें शुरू हुई हैं और इससे तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे हो गए हैं। सीएम मनोहर लाल इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन 600 दिन में से 400 दिन कोरोना काल में लोग आगे बढ़े हैं। चुनौती में लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन में स्कूल बंद, दुकानें बंद, सारी चीजें बंद, सामान्यतः जीवन थम सा जाता है। जो नियमित काम है वो तो खैर होते हैं, किसान की खेती वो समय पर उगानी होती है, उगती है, उगेगी, प्रोक्योरमेंट भी होगी, लेकिन बहुत ऐसे काम हैं जो हम यानी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमें बंद करने पड़ते हैं ताकि इस कोरोना का जो विस्तार है उसको रोक सकें, उसको फैलने से कैसे बचा सकें। तो इसकी बहुत एक बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। लोग सर्वाइव कैसे करें, उनकी आय कैसे सुनिश्चित रहे। और इस कोरोना में तो बहुत से लोग हमें छोड़ के चले गए, बहुत बच्चे हम अपने माता पिता को खो बैठे। ऐसे जाने वालों के प्रति हमारी सहानुभूति है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमने उन बच्चों की भी चिंता की है जो अपने माता पिता को खो बैठे हैं। समाज का हर वर्ग कैसे सुखी हो, ये हमने चिंता की है। जैसा कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात हर कोई सुखी रहे, हर कोई निरोगी रहे, हर कोई कैसे यानी उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसी कल्पना को करते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। जो चीजें नई हमने की हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक ऐसा कार्यक्रम कि किसान के हित में इसको हमने शुरू किया। किसान का खेत, उसने क्या बोया है, बोने के बाद कितनी उसकी फसल होगी, उसकी बिक्री ठीक से टाइम से हो जाए, कोई आपदा आ जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसके नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन ठीक से मिल जाए और सरकार इसकी प्लानिंग भी ठीक से बना सके। अगर आज आवश्यकता ऐसी होगी है कि कौन सी फसल कितनी बुआई कराई जाए, आवश्यकता के हिसाब से इसकी प्लानिंग की भी जरूरत है। कोई एक ऐसा समय था कि अपने देश में खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद आज खाद्यान्न भरपूर मात्रा में है और कई बार तो गोदाम में पड़ा पड़ा खराब भी होता है। लेकिन आज भी बहुत चीजों की कमी है, तिलहन की कमी है, दालों की कमी है, फलों की कमी है। तो इन चीजों को सरकार प्लान कर सके ठीक से, तो इसलिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये भी आपकी जानकारी के लिए हरियाणा में हमने कार्यक्रम चलाया। इसको भी अब बाकी प्रांत आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो यहां जमीनों का रजिस्ट्रेशन एक प्रकार का फसलों का 2 साल से कर रहे हैं। पंजाब में इस बार
केंद्र की ओर से एक निर्देश गया कि सब किसान जानकारी दें कि कौन कितनी फसल बोता है। इसका विरोध ही शुरू हो गया वहां कि आखिर ये जानकारी हमसे क्यों मांगते हैं। हमारा तो कहना है कि किसान की भलाई में है ये जानकारी, हमने इसमें से निकालना कुछ नहीं है, लेकिन किसान की भलाई इसमें है कि उसकी उगाई फसल ठीक से प्रोक्योर हो जाए, योजना में उसको लाभप्रद चीज है उसको बताया जाए, जमीन खाली कौन सी रहेगी उसका भी उसको लाभ होता है तो वो भी उसको बताया जाए। और फिर किसानों को हमने प्रोक्योरमेंट जो की है, 11 फसलों की प्रोक्योरमेंट हम लोग कर रहे हैं, और इस प्रोक्योरमेंट के बाद पहली बार हमने किसानों को सीधी पेमेंट दी है, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 9 लाख किसानों को 62 लाख एकड़ भूमि रजिस्टर करके, और इस बार लगभग 1700-1800 करोड़ रुपया उनको सीधा किसानों को गया है। एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, और किसान के घर में सीधा चला जाए, बीच में कोई ऐसा आदमी नहीं है उसकी पेमेंट को अपने पास लेके रख ले। जो किसान आज तरह तरह की बातें करते हैं, मैं समझता हूं अगर हरियाणा के सारे सिस्टम को ठीक से समझ जाए तो ये भूल जाएंगे कि किस कानून का क्या उपयोग है। हम तो बिना कानूनों के भी इतना कर रहे हैं, और कानूनों में यही बातें हैं, कानून में और कोई बात नहीं है। चाहे वो मंडियों की बिक्री की बात है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात है, सारे विषय यही हैं और कोई नहीं है। तो इसलिए इन विषयों पर आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में हमने हर गरीब परिवार को कैसे सहायता दी जाए, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमने शुरू की। 6,000 रुपया केंद्र सरकार की ओर से भी, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी अनाउंस किया गया। 6,000 रुपया हमने भी अनाउंस किया कि उसकी जितनी भी स्कीमें हैं, जिसका प्रीमियम उसको देना होता है वो दे नहीं पाता है, या देने की मंशा नहीं होती है, लेकिन लाभ बहुत होते हैं उन स्कीमों के। हमने कहा उन स्कीमों का प्रीमियम इस 6,000 रुपये में से हम देंगे। चाहे जीवन ज्योति योजना है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि है, लघु व्यापारी सम्मान निधि है, श्रमजीवी सम्मान निधि है, तो इनके सबके प्रीमियम उसमें से हम देंगे। एक बहुत बड़ी एक योजना। फिर हमने ये कहा कि 1 लाख परिवार जो सबसे गरीब है उसका हमने कोई पैमाना नहीं रखा कि इतनी सीमा से नीचे। हमने कहा जो न्यूनतम आय के हैं उसका सर्वे हमारा चल रहा है, इनकम का वेरिफिकेशन। जो न्यूनतम होंगे वो न्यूनतम की सीमा 10,000 तो खैर नहीं होगी, 25, 30, 50,000 रुपया कुछ ना कुछ निकलेगी। तो उन 1 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें से उनको काम दिलाएंगे। कोई सरकार उनको पैसा देगी ऐसा नहीं है, पैसा तो 6,000 रुपया जो देना स्कीमों का देना है, लेकिन उसमें से कोई काम करने वाला परिवार का व्यक्ति छोटा काम बड़ा काम कुछ ना कुछ करा के लाख रुपए से ऊपर उसकी इनकम साल की हो जाए। अभी तो 1 लाख का पहला टारगेट है, इसको हम 1,80,000 तक भी ले जाना चाहेंगे। बीपीएल से भी ऊपर उठे तो ये एक स्कीम हमने बनाई है। स्वामित्व योजना, ये भी अपने आप में एक यूनिक, लाल डोरा को समाप्त करके और हर व्यक्ति को उसका परिवार की यानी उसका जो मकान है उसके नाम हो जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसका वो यानी एक मलकियत होगी तो स्वाभिमान से वो भी रहेगा, मेरा मकान है मैं इसका मालिक हो गया हूं। गांव में हमने पहले शुरू की, देश भर ने अपना लिया स्वामित्व के नाम से, आज कई प्रांतों में योजना शुरू हो गई है। और अब हमने शहरी स्वामित्व, जो जमीनें 20 साल से पहले म्यूनिसिपैलिटी से किसी ने लीज पर ली थी, अब वो आदमी 20 साल 30 साल 40 साल, कईयों की 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी भी हो गई है, दुकान है मकान है लेकर बैठे हैं। आज लीज का पैसा देते होंगे सॉरी देते होंगे नहीं भी देते होंगे, झगड़े होंगे, लिटिगेशन होगी। तो हमने एक स्ट्रोक से ऐसे सबको उनका मालिकाना अधिकार देने के लिए योजना बना ली। एक फार्मूला बनाया कि इतने पैसे जमा करा दे उसके मालिक हो जाए। तो ये शहरी प्रॉपर्टी का स्वामित्व, इस प्रकार से ये योजना भी हमने बनाई। बहुत विभागों के विवाद बने हुए थे। एचएसवीपी जिसको पहले हम हुड्डा कहते थे, उनके मकानों की अनाउंसमेंट है और झगड़े हैं। फिर एचएसआईडीसी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के झगड़े, फिर मंडियां दुकान मार्केटिंग बोर्ड,
इनकी दुकानों के झगड़े, ऐसे सारे विभागों का एक योजना हमने माइनिंग की बनाई। विवादों का समाधान, जितने विवाद हैं बड़ी संख्या में हैं, उसकी कोई भी एक स्कीम बनाएंगे, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाएंगे, उसमें से उनको लाभ लेकर के और वो विवाद से बाहर हो जाएं, एक सुखी जीवन व्यतीत करें। ईज ऑफ लिविंग, अर्थात किसी व्यक्ति को अपने काम से मतलब है, काम के अलावा किसी और चक्कर में नहीं फंसा हुआ। आज तो यह कि हर व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटता है। ऐसे व्यक्तियों को उनकी समस्या के हिसाब से उनको निदान मिले, समाधान मिले, इसके लिए हमने विवादों का समाधान ऐसी स्कीम चलाई। कुछ नई प्रशासनिक इकाइयां, नए डिपार्टमेंट, ये भी हमने खड़े किए। जैसे प्रशासनिक इकाइयों में अभी तक हमारा शहरी डेवलपमेंट अथॉरिटी केवल एक गुरुग्राम की थी, वो भी हमने ही पिछले टर्म में बनाई थी। इस बार फरीदाबाद एफएमडीए बनाया और अभी पंचकुला पीएमडीए हमने बनाया। आगे भी बड़े शहरों की ऐसी हमारी योजनाएं हैं, लेकिन ऐसी सारी हम योजनाएं बना रहे हैं। पंचकुला का एक समेकित विकास इसकी योजना बनी है और वो धीरे धीरे स्वरूप बना ले रही है। हम सोचते हैं कि पंचकुला को भी मोहाली के बराबर इस शहर को लेकर के आए, ताकि मोहाली हमारे से आगे है, मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने गुरुग्राम पर जोर लगाया, पंजाब ने मोहाली पर जोर लगाया, लेकिन अब गुरुग्राम और मोहाली हम एक साइड में छोड़ता हूं, उसके आगे पंचकुला को आगे बढ़ाएंगे तो उस कंपटीशन में भी हम आगे कैसे बढ़ पाए। 4 नए विभाग बनाए हमने। सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डाटा डिपार्टमेंट, क्रिड, जो ये हमारा जो फैमिली आईडी का सारा विषय चल रहा है, ये क्रिड के अंतर्गत ही चल रहा है, और आगे जितने भी वेरिफिकेशन होंगे वो सब क्रिड के अंतर्गत ही होंगे। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, पहली बार फॉरेन का डिपार्टमेंट कभी किसी सरकार ने बनाया नहीं था। हमने कहा नहीं, फॉरेन में भी स्टेट्स को सीधा डील करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या हमारे यहाँ के लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं, उनको तैयार करना, उनको सुविधाएं देना। फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, उनसे बातचीत करके इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना, या हरियाणा से कोई बाहर जाकर काम करना चाहे उसको फैसिलिटेट करना। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हमने बनाया। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हर सिर पर, हर परिवार के ऊपर एक छत होनी चाहिए, उसका घर होना चाहिए। तो प्लानिंग से अभी तक ये एक विषय बहुत सरकारों ने पहले भी लिया होगा, कभी 100 गज के प्लॉट की बात है, कभी और कोई विषय है, लेकिन ठीक उसका अध्ययन करके जिसको चाहिए उसको हम दे नहीं पाए हैं। इसका एक क्रिड के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि किसका अपना परिवार का घर है, किसका अपना घर नहीं है। जिसका घर नहीं है, अगर वो सामर्थ्य है तो अपने आप बनाएगा, सामर्थ्य नहीं है तो सरकार और बैंक से उसकी सहायता कराएंगे, केंद्र सरकार की भी सहायता लेंगे। ऐसे ही एमएसएमई हमने अलग से विभाग बनाया। उद्योग में रोजगार के नाते हम ज्यादा रोजगार कैसे पैदा करें, और एमएसएमई में बहुत रोजगार होता है, तो इस विभाग को अलग बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई में केवल इंडस्ट्री नहीं है, इसमें हर प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें दुकान भी शामिल है, कोई किस प्रकार का सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें होती हैं वो भी उसमें शामिल हैं, सर्विसेज भी शामिल हैं। तो इन सब चीजों को उसमें जोड़ा गया है एमएसएमई में। पानी, हमने पानी की गंभीरता को समझा और पानी कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का स्रोत जो है बहुत लिमिटेड है। हमारा जो अधिकार है सॉइल का, उस नाते से हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है वो उसमें उलझा के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में विषय है, कब सुलझेगा कब नहीं सुलझेगा। हम लगे हैं कि लगातार उस सुलझाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में निर्णय भी करवाया है। अब तो केवल एग्जीक्यूशन का है कि एग्जीक्यूशन केंद्र सरकार करे या कोई और एजेंसी करे, वो और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पानी हमारा उपलब्ध है, हम उसका मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक करें। तो हमने उसकी द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना ये बनाई है कि इन 2 वर्षों में, हालांकि इस पर जितना काम कोविड के दिनों में हम पर्याप्त नहीं कर पाए, तो इन 2 वर्षों में फिर भी पर्याप्त, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ
इंजीनियरिंग की योजनाएं हैं, ऐसे सबके माध्यम से एग्रीकल्चर की उसमें योजनाएं हैं, पानी को कैसे बचाया जाए। योजना हमने शुरू की, किसान धान को कम बोए, मेरा पानी मेरी विरासत, 7,000 रुपये प्रति एकड़ देने का यह काम किया हमने। विश्व बैंक ने भी इसको सराहा है कि ऐसी एक योजना जिसमें से पानी बचता है। 94,000 एकड़ लैंड पर पिछली बार पानी कम बोया गया, यानी धान कम बोया गया। इस बार 2 लाख एकड़ का हमने टारगेट रखा है। छोड़ दो भाई। 2 लाख टारगेट हमने एकड़ का रखा है और मैं समझता हूं इसको प्राप्त करेंगे। पानी का ट्रीटमेंट, ट्रीटेड वाटर और उसको रीयूज करना, क्योंकि पीने के लिए तो पोर्टेबल वाटर हमें ताजा नहरी चाहिए, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए ट्रीटेड वाटर को रीयूज करने की स्कीम हमारी बन सकती है। उस पर हम बना रहे हैं और उसके कारण से भी पानी की हमारी खपत कम हम कर पाएंगे। इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन, जो काडा डिपार्टमेंट उसको मिकाडा बनाया ताकि माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हम लोग काम कर सके, ताकि पानी की कैसे बचत हो। तो मित्रों, पानी पर हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं ताकि कॉमन मैन को ये पानी कैसे मिले, कम से कम पीने का और बाकी चीजें सुलभ पानी मिल जाए। इन सब कामों को ध्यान में रखते हुए यानी देखते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है कि नीति आयोग समय समय पर मूल्यांकन करता है स्टेट्स का। इस बार 2020 का जो रैंकिंग आई है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है हमें कि जो फास्टेस्ट मूवर, जो जिनकी गति काफी तेज गति से बढ़ रही है, ऐसे प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में हरियाणा इज नंबर 1। बाकी प्रदेशों के आंकड़े 2019 से कोई 2 अंक, कोई 3 अंक, कोई 5 अंक उनकी रैंकिंग बढ़ी है, लेकिन हमारी रैंकिंग 10 अंक बढ़ी है। बड़ी स्टेट्स में सर्वाधिक है, केवल छोटी स्टेट्स में मिजोरम हमारे से आगे है, जो 12 अंक लेकर के छोटी स्टेट से प्रथम रहा है। और इसमें भी हमने तय किया है कि अगले वर्ष इसमें और आगे बढ़कर के केरला को कैसे पकड़ें, क्योंकि केरला अभी भी नंबर 1 पर है। टोटल मिलाकर हमारे 67 रैंक है, उनकी 75 मार्क्स हैं रैंकिंग में। अभी भी हम 8 अंक पीछे हैं। तो जैसे इस बार वो 5 बढ़े हैं, हम 10 बढ़े हैं, 5 हमने कवर किए हैं। कोशिश करेंगे अगली बार उनसे हम पकड़ते हुए 8 अंक और उनके बराबर बढ़ जाएं। अगर वो 2-4 बढ़ते हैं तो हम 12-13 बढ़ जाएं, ताकि उनको पकड़ सकें। कोरोना के दिनों में कुछ चीजें और भी हमको, जैसे एक चुनौती के साथ कुछ अवसर आते हैं, तो शिक्षा विभाग को भी ऑनलाइन करने का हमको अवसर मिला है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो विद्यालय जो अब घरों में पहुंच गए हैं। जो विद्यालय में बच्चे आते थे, अब वो विद्यालय के ही अध्यापक ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। और इसके अंदर हमने अब विद्यार्थियों को लैपटॉप यानी क्या टैबलेट्स देने का निर्णय लिया है। 9वीं से लेकर 8वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट्स दिए जाएं, ताकि उसमें ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकें और जो यूट्यूब से भी करते हैं वो भी कर सकें, और कुछ अपलोडेड ऐसे जो लेसन्स हैं उसको मॉड्यूल के रूप में उसको पढ़ाई कर सकें। हमने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स, मोबाइल दोनों को दिए ना, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स दोनों को मोबाइल दिए हैं, ताकि फील्ड का जो डाटा है, अभी उनको कुछ को दे दिया, कुछ के भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों को यानी मोबाइल देने की हमारी योजना है, ताकि फील्ड में जो उनसे डाटा लिया जाता है वो एप्स के माध्यम से और आसानी से डाटा दे सकें। तो इन दोनों को उस प्रकार का ये लाभ दिया जाएगा। शिक्षा को और वैल्यूएबल बनाने के लिए और इसको
मजबूत करने के लिए शिक्षा, देखिए प्राथमिक शिक्षा में हम थोड़ा अपने आप को कमजोर मान के चलते थे, लेकिन इस वर्ष में जो योजना हमने बनाई है उसमें चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल की बात हो, प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करने के लिए संस्कृत मॉडल स्कूल जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। इनकी डिमांड आने लग गई है गांव से भी, शहरों से भी। हमने इसके साथ प्लेवे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल में प्लेवे स्कूल्स की रचना भी की है। छोटे बच्चों के लिए क्रच, इसकी खोलने की योजना बनाई है, ताकि अगर बचपन अगर मजबूत है तो ये मान के चलें कि नागरिक अपने आप मजबूत होगा। तो इसलिए शिक्षा को मजबूत करने का भी काम हमने किया है। हायर एजुकेशन में विद्यार्थियों को लोन में बड़ी कठिनाई आती थी, इसको सुलभ किया है। अब हायर एजुकेशन का लोन वो गवर्नमेंट गारंटी पर मिलेगा, जितना जिसकी आवश्यकता पूरा मिलेगा। और साथ ही हमने एक फंड, एक गारंटी स्कीम बनाई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, कि अगर कोई बैंक लोन देता है और उसका वो वापस नहीं हो पाता तो हमारी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसमें से उस बैंक को वापस दिया जाएगा। वापस देने की जिम्मेदारी तो उस विद्यार्थी की है जो लेता है और बाद में नौकरी के बाद वापस करेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वापस नहीं हो पाता तो बैंक को सुरक्षित करने के लिए हमने अपनी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई है उसमें से वो पैसा उनको वापस मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई, पढ़ाई के साथ साथ स्किलिंग, इसको थोड़ा मजबूत करके और कैसे नौजवान को नौकरी मिले उस ओर आगे बढ़े, तो स्किलिंग का भी बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। बहुत से इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ हमने एमओयूज किए, तो उस एमओयूज के माध्यम से और वो लोग स्किलिंग करके वहां प्लेसमेंट भी हो रही है। प्राइवेट उद्योग में जो नौकरी है उसके लिए एक बड़ा हमने काम किया, और वो है 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स हरियाणा स्टेट की। थोड़ा इसमें उद्योगपतियों का थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि विरोध शुरू में था, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस लाइन पर आ गए हैं कि इस काम को हम करेंगे। उनकी ओर से अपेक्षा है कि हमें स्किल्ड, यानी एक प्रकार से जो फॉर्मल स्किलिंग है, सॉफ्ट स्किलिंग है, इस प्रकार की जितनी आवश्यकता है उतनी करा कर देंगे तो वो नौकरी में रखने के लिए कोई उनको कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो देंगे। तो इसको एकदम फाइनल करने के लिए उसके रूल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी इसको हम पूरा कर देंगे। इस प्रकार जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विकास के काम एक एक करके हम, कुछ काम तो ऐसे हैं जो पहली बार हमने किए हैं और कुछ रूटीन के जो काम हैं हमारे जो विकास के हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो सब काम चालू हैं। कोरोना के दिनों में भले हम प्रत्यक्ष जाकर के कई बार प्रत्यक्ष जाकर के भी उद्घाटन शिलान्यास करते हैं, उसको करने में हमें कठिनाई आई हो। ऑनलाइन पिछले दिनों में 98 प्रोजेक्ट्स जिनके शिलान्यास और उद्घाटन हमने एक ही स्ट्रोक में किए 1170 करोड़ रुपए के, और ये चौथा कार्यक्रम है इस कोविड के दिनों में जब ऑनलाइन बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट्स को हमने किया है। लगभग 7,500 करोड़ रुपए के पिछले 1.5 साल में हम लोग ये कर चुके हैं। हमारे मित्र कांग्रेस के खास करके कुछ आलोचनाओं में एक बड़ा आलोचना ये करते हैं कि हमने अपने समय में ये किया, हमने अपने समय में वो किया। और एक विषय पिछले दिनों में काफी चर्चा में उन्होंने चला रखा है कि मेडिकल कॉलेजेस, इसके बारे में बताया कितने खोले हैं। अब उनको कहीं कोई चीज नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उंगली टिका देते हैं जाकर के। मैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कह रहा हूं कि उन्होंने जो खोले हैं अच्छा है, अच्छी बात है, जो खोले हैं तो खोलने ही चाहिए, किसी सरकार को नहीं खोलने चाहिए ऐसा हमारा मत नहीं है। लेकिन हमने जो खोले हैं वो बता रहा हूं कि हमने आने के बाद फरीदाबाद का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, सिरसा यमुनानगर कैथल में घोषणा की है, उसका बहुत जल्दी निर्माण शुरू हो जाएगा। नारनौल में, जींद में, भिवानी में और गुरुग्राम में ये निर्माण शुरू हो चुका है। श्री कृष्णा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये बन चुका है। डेंटल कॉलेज मेवात में 135 करोड़ रुपए का ये बन चुका है। कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से यूनिवर्सिटी ये बन चुकी है। 6 नर्सिंग कॉलेज 194 करोड़ रुपए के बन चुके हैं। और ये तो जो नए बनाए हैं वो बोल रहा हूं, जो पुराने भी पहले बनाए गए थे उसमें भी भवन खड़ा करने तक ही सीमित रहे, उन्होंने उसको आगे विस्तार नहीं किया उसका। हमने हर एक मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया और 2014 में जो एमबीबीएस की 750 सीटों का एडमिशन मिलता था, आज वो 1850 एमबीबीएस की सीटें इस साल एडमिशन हुए हैं।
मोर देन डबल। आखिर ये हमारे वाले मेडिकल कॉलेज तो जब चलेंगे तब चलेंगे। ये तो पहले वालों का विस्तार किया, उसमें भी हमने पर्याप्त पैसा खर्च किया है। बजट में भी जितना पैसा उन्होंने नए लगाने में किया होगा उससे ज्यादा बजट हमने उन सब मेडिकल कॉलेज में लगा के और ये 1850 मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ा करके हमने ये सब काम किए हैं। तो मित्रों, कोविड का जो सबसे बड़ा विषय वो था कोरोना। कोरोना में जैसे मैंने बताया कि सारी व्यवस्था हमने ठीक से की, आज सारी दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हर दिन ही चर्चा का विषय रहा। एक बात का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, ऑक्सीजन का। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस बार था तो ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र से भी हमने जितना मिलना था वो लिया और अतिरिक्त भी प्रयत्न जितने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हमें जो मेडिकल ऑक्सीजन में बदलने के लिए काम किए वो हमने किए। यहां तक कि जो गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन हमको मिल रही थी क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्टेबल है, तो उन लिक्विड ऑक्सीजन को, गैसियस ऑक्सीजन को उपयोग करने के लिए 2 जगह हमने स्पेशल मेडिकल हॉस्पिटल बनाए 500-500 बेड के, पानीपत में, हिसार में। ये भी यूनिक काम हुआ है, कहीं किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। एक आध 2 प्रदेशों में हमारे साथ साथ ही हमारे बाद बने हैं, लेकिन पहली बार देश में ये प्रयोग हुआ है। हमारे ये दोनों हॉस्पिटल भले आज वहां पेशेंट्स नहीं हैं, फिर भी ये 6 महीने तक रहेंगे। 6 महीने के बाद कोई दुर्भाग्य से अगर दोबारा से कोई विषय ऐसा आता है तो फिर ये काम आएंगे, और नहीं तो 6 महीने बाद इसको डिसमेंटल किया जाएगा। ऑक्सीजन को, प्राकृतिक ऑक्सीजन कैसे तैयार हो, इस ओर भी हमारे वन विभाग की ओर से हमने योजना बनाई। बड़े बड़े वन ऐसे बनाए जाएं 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक, जिसमें से 2 का भी शिलान्यास पिछले दिनों किया है। और इस वर्ष में इन वनों को याद रखने के लिए, कोरोना के कारण से याद रखने के लिए, इसका नाम भी हमने विशेष रखा है ऑक्सी वन, कि इन वनों से ऑक्सीजन मिलेगी। और नए वन जो बनेंगे ठीक है, पुराने वन, खास करके वो पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष से ऊपर हो गई है, ऐसे पेड़ों को भी हम सम्मान करते हैं। वो भी हमारे प्राणवायु देवता है, तो इस प्राणवायु देवता के नाते उनकी भी हमने 2500 रुपया साल की पेंशन लगा दी है, कि जो उन पेड़ों की देखभाल अब करेगा, वो व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, गांव की पंचायत हो, शहर नगर पालिका हो, जो भी कोई इसकी चिंता करेगा, उसको 2500 रुपये साल का रख रखाव के लिए, उसके सम्मान के लिए उनको ये दिया जाएगा, ये मिलेगा। कुल मिलाकर कोरोना के इस कारण से हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं हैं उनको भी मजबूत किया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ CHCs, PHCs, उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, डॉक्टर्स और बढ़े। इसके लिए डॉक्टर्स की भर्ती, पैरामेडिक्स की भर्ती, नर्सेज की भर्ती, ये भी जरूर हम आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ पढ़ लिख करके आएंगे उनको भी पढ़ाएंगे, जो बाहर से भी आएंगे उनको भी मिलेंगे, तो इसको प्राथमिकता पर इनकी भर्ती हम करेंगे। अब मैं कोरोना के कारण से जो कष्ट परिवारों में हुआ, खास करके जो लोग हमारे बीच में से चले गए, उनका एक जो बिछोड़ा है वो हमको सहन करना पड़ा। उन परिवारों की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। कुछ लोग इलाज के कारण से उनके खर्च बहुत हुए हैं। कुछ लोगों के काम व्यवसाय, खास करके छोटा जो मजदूर, दुकानदार, ऐसे लोगों को उसका बड़ा सहन करना पड़ा है। तो ऐसे ही हमने कुल मिलाकर कुछ योजनाएं जो सोची हैं वो आपके सामने मैं जरूर रखता हूं, बाद में लिखित भी आपको सब मिल जाएंगी। सबसे पहले तो जिन के माता पिता कोरोना में छिन गए उनके लिए हमने नगद राशि, बैंक अकाउंट में राशि, और यहां तक 23 साल का कोई अनाथ हो जाता है तो उनको 10 लाख रुपए की नगद राशि भी मिलेगी। जो लोग छोड़ के चले गए और BPL परिवारों से थे, ऐसे 18 से 50 साल तक की आयु के जितने लोग गए हैं, उनके लिए 2 लाख रुपए की एक एक्स ग्रेशिया राशि, ये भी हमने शुरुआत की है। आज कुछ करने वाले हैं ना उसको, हाँ, उसको अभी आज हम कुछ एक संख्या जो है, अब जितने भी आज ऑनलाइन हो पाएंगे आज करेंगे, लेकिन आज से उसको शुरू कर दिया गया है कि जितने ऐसे लोग हमें छोड़कर चले गए हैं
वो अप्लाई भी करेंगे ऑनलाइन, और हम डाटा जो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट में उसमें से भी निकाल सकेंगे। तो ऐसे गरीब परिवारों को 18 से 50 वालों को 2 लाख रुपए नगद राशि ये भी उनको दी जाएगी बीपीएल के लिए। ऐसे ही जो होम आइसोलेशन में बीपीएल परिवार के जो सदस्य बीमार हुए कोविड से, उनको भी हमने 5,000 रुपया ये हर व्यक्ति को दिया है। वो भी आज उसको भी हम लॉन्च कर देंगे। लगभग अभी ये 10,000 के आसपास ये संख्या हमारे पास आ गई है। बाकी जैसे जैसे इनमें से अप्लाई करेंगे लोग, वैसा वैसा इनको और आगे बढ़ा देंगे। अस्पताल में जो भर्ती हुए थे, ऐसे प्रति व्यक्ति 35,000 रुपए की राशि, 35,000 नहीं, ये तो हमने बाद में पूरी राशि कर दी है कि जितना उनका खर्च आएगा बीपीएल का वो सारा खर्च हम देंगे। तो इसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। फिर जो कुछ गरीब लोग हैं, निर्माण श्रमिक हैं, ऑटो रिक्शा है चालक, रिक्शा चालक, श्रमिक जो कम आय वाले हैं, रेडी फड़ी वाले, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर क्योंकि उसका कोई डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, पिछले कोविड में हमें मिला था, फिर भी उसको एक पोर्टल हम खोल रहे हैं। 18 जून से उसके ऊपर रजिस्टर करना शुरू करेंगे ताकि जो लोग हमारे परिवार पहचान पत्र में आ गए होंगे और ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उनको सबको मिलाकर, तो ऐसे लगभग ये 12 लाख लोग हैं, परिवार हैं। तो ऐसे 12 लाख परिवारों को हम एक मुश्त 5,000 रुपया सबको दे रहे हैं, जो ये कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए की लागत का एक पैकेज ये आज हम घोषणा कर रहे हैं। हर एक परिवार को 5,000 रुपया एक मुश्त। अब वो उसका इनकम कम हुई या कहीं खर्चा ज्यादा हुआ, वो मेडिकल हेल्प इससे अलावा है, जो हेल्थ सर्विसेज के पहले है वो अलावा है। उसके अलावा ये जो काम व्यवसाय छोटे काम करने वाले, ये जो भी कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की कैटेगरीज हैं, आशा वर्कर्स, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये भी लगभग 22,000 संख्या है। इस 22,000 संख्या भी, क्योंकि इन्होंने काम बहुत किया, मेहनत बहुत की है, हालांकि इनको अपने व्यवसाय के नाते, अपनी तनख्वाह के नाते सब मिलता भी होगा, तो भी जो कि एक चैलेंज इनके लिए था, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स जैसे हम कह सकते हैं, उस प्रकार की श्रेणी में हैं। तो इनको भी 5,000 रुपया प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति बल्कि रादर, ये इनको दिया जाएगा, जो 11 करोड़ रुपए की ये राशि है। छोटे दुकानदार, ये भी जो बीपीएल परिवार हैं, 3 लाख की संख्या लगभग इनकी है, ये मेरे पास रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे 3 लाख बीपीएल छोटे दुकानदार, इनको भी 5,000 रुपया प्रति परिवार, तो 150 करोड़ रुपया ये भी हमारा इसके अंदर लगेगा। उनको भी एक राशि एक मुश्त दी जाती है। पावर डिपार्टमेंट ने कुछ घोषणा की है कि जो बिल हैं जिनका फिक्स चार्जेस आता है, काम नहीं हुआ, कम हुआ तो भी मंथली चार्जेस या फिक्स चार्जेस जो लगते हैं, उनका पैमाना यह तय किया है कि अगर किसी का जनवरी, फरवरी और मार्च का जो बिल है एवरेज बिल, उससे अभी जो इन 3 महीनों में एवरेज बिल यानी अप्रैल, मई, जून, इनका एवरेज बिल अगर 50% से कम है, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा है तो ये मान के चले को काम चलता है उसका, ठीक है, लेकिन अगर बिजली बिल ही 50% से कम आया है तो मतलब उनके काम में कहीं ना कहीं अड़चन पड़ी है। तो ऐसे लोगों के लिए रियायत है कि उनका जो फिक्स चार्ज है, यदि वो 10,000 रुपया महीना से कम है तो उसको सारे का सारा रिफंड किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, या दे दिया होगा तो रिफंड किया जाएगा। अगर 10,000 से कम है, 10,000 से या समझो 10,001 से 40,000 रुपए तक अगर फिक्स चार्ज है तो उनको 10,000 रुपए एक मुश्त ये रिबेट मिलेगा, और 40,000 से ऊपर अगर है तो 25% उसका रिबेट मिलेगा। 3 कैटेगरी हो गई। 10,000 तक है तो पूरा माफ, 10,001 से 40,000 है तो 10,000 फिक्स, और 40,000 से ऊपर है तो 25%, अर्थात 40,000 भी है तो भी 25% में 10,000 हो जाता है, 44,000 है तो 11 हो जाएगा, 60 है तो 15 हो जाएगा। तो ऐसा करके एक पावर डिपार्टमेंट ने ये पिछली बार भी एक राहत दी थी, इस बार भी ये राहत उनको दी जा रही है।
और साथ में ही 30 जून तक कोई इनके ऊपर अधिभार नहीं लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा। मानो लेट पेमेंट हुई है तो उसको 30 जून तक नहीं लगेगा, 30 जून के बाद जरूर उस पर ब्याज या जो अधिभार है वो लगेगा। संपत्ति कर हमारे यूएलबी की स्कीम है कि जो ये 21-22 का पहला क्वार्टर है, अर्थात अप्रैल में जून, इसका संपत्ति कर ये पूरे का पूरा माफ कर दिया जाएगा। लगभग 150 करोड़ रुपए का ये खर्च जो है ये आएगा। ऐसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट जो उन पर नहीं, नॉन गुड्स ट्रांसपोर्ट पर तो रात नहीं है, लेकिन नॉन गुड्स ट्रांसपोर्ट जो माल नहीं ढोते हैं, सवारियां ढोते हैं, ऐसे मोटर व्हीकल्स को पहले क्वार्टर का जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। यानी ये जो पहला क्वार्टर अप्रैल में जून, इसका भी 72 करोड़ रुपए का डिपार्टमेंट के ऊपर बोझ पड़ेगा। इनकी जो फिटनेस डेट है जो पहले खत्म हो गई थी उसको भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ये 30 जून के बाद अपनी फिटनेस ये करा सकते हैं। राशन का हमको पता है कि दीपावली तक केंद्र सरकार ने और ये तय किया है कि हर गरीब परिवार को दीपावली तक राशन मुफ्त मिलेगा, उसका कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। एक कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने कुछ इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ट्रैक्टर्स को जो क्या बोलते हैं ट्रैक्टर को, ई ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाते से वो डीजल से नहीं चलेंगे बल्कि ई ट्रैक्टर इस नाते से उनका एक प्रावधान निकला है। तो ई ट्रैक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने यह तय किया है कि इसका आज 600 दिन हुए हैं तो 600 पहले ट्रैक्टर्स उनको अप्लाई करना होगा। एक तिथि निश्चित, तिथि तो नहीं की कोई निश्चित, 2 महीने 3 महीने कुछ करते हैं, 3 महीने, यानी अभी हम जून में हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक जो लोग ट्रैक्टर बुक कराएंगे, खरीदना चाहेंगे, उनको ई ट्रैक्टर पर 25% का लाभ मिलेगा। और अगर वो संख्या 600 से ऊपर हो जाती है, क्योंकि अप्लाई करेंगे पहले, तो फिर बाय लॉट 600 लोगों को ये लाभ मिलेगा। 600 से कम रह जाते हैं तो सबको मिलेगा। एक विषय और बताना रह गया है। बड़े शहरों में हमने 4th फ्लोर इसका रजिस्ट्रेशन ये भी अलाउ किया है, वरना पहले 3 फ्लोर की रजिस्ट्रेशन होती थी, 4th फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, 3rd और 4th इकट्ठा एक ही मालिक का नाम होता था। तो शहरी जो मकान हैं उनको इसका बहुत लाभ हुआ है, अपने एक फ्लोर को और बना करके किराया आदि पर वो दे सकते हैं, तो इससे उनकी आजीविका ये बढ़ी है। तो ये बड़ा काम ये किया है। अनऑथराइज कॉलोनीज 1200 से ऊपर कॉलोनीज ऐसी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनकी मोडेलिटी तय हो रही है, उनको सबको हम जितनी भी ये सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, सीवरेज की, एक डेवलपमेंट चार्ज उनसे लेकर के और इनको सबको रेगुलराइज करेंगे। वो प्रोसेस में है, बहुत जल्दी उसका एक अनाउंसमेंट हो जाएगी। पूरा करें ताकि हरियाणा ऐसी पहली स्टेट बन जाए कि हर गांव में 24 घंटे बिजली वो जो मिलती है सबको दे सकते हैं। मित्रों, मैं थोड़ी बात किसान आंदोलन की करता हूं। देखिए, हमने
किसान आंदोलन के बारे में पहले भी कई बार बताया, मैं फिर बता रहा हूँ आपके माध्यम से, फिर आज 600 दिन पूरे होने करता हूँ कि इन 3 कानूनों का कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं है जिस प्रकार का प्रचारित किया जा रहा है। पीछे हमारे जो फार्मर्स थे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उस दिन भी मैंने कहा था कि हम इनका उपयोग करना शुरू करें, एक बार इसको लागू होने दें, लागू होने के बाद कोई भी उसका दुष्प्रभाव होगा तो आखिर किसान भी इस देश के हैं, सरकारें भी इस देश की हैं, लागू करने वाले भी यहीं के लोग हैं, सब मिलकर के इसके ऊपर फिर विचार करेंगे कि हम लोग इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम किसानों की सब सुविधाएं वो आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, कहीं उसमें कमी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ प्राथमिकताएं जो तय की हैं उसके अनुसार किसानों को भी सहयोग करना चाहिए। खास करके जो एक विषय में भी 2 विषय रादर बताने जा रहा हूं कि ट्यूबवेल कनेक्शंस ये हमने खोल दिए हैं, लेकिन एक ही शर्त लगाई है कि 35 हार्स पावर तक अभी प्राथमिकता पर हम देंगे, लेकिन 15 से ऊपर जो हार्स पावर है उसको माइक्रो इरिगेशन के साथ जरूर जोड़ेंगे। अगर माइक्रो इरिगेशन का हमने प्रावधान नहीं किया यहां, जो कि पैसा सारा सरकार दे रही है, 85% सरकार दे रही है, तो इसका मतलब हम पानी के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। पानी का संकट इतना ज्यादा है कि अगर हमने इसको ध्यान नहीं किया तो हमारी अगली पीढ़ियां तो पानी के बिना ही चल जाएंगी, एक बहुत बड़ा संकट आगे खड़ा होगा। तो हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि पानी को जरूर बचाएंगे। सरकार यानी किसान की फसल को कम नहीं होने देंगे। माइक्रो इरिगेशन पर भी फसल कम नहीं होती है, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और जो सिस्टम बनाएगा उसको हम पावर कनेक्शन देते चले जाएंगे। ये जो आ रहा है कि इस बेल्ट में बंद कर दिए, उस बेल्ट में कनेक्शन बंद कर दिए, सब गलत है। 35 से ऊपर भी, जब ये 35 वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ऊपर के वो भी माइक्रो इरिगेशन के साथ उसको खोलेंगे। 100 मीटर से नीचे अगर पानी चला गया तो अनिवार्य रूप से ही माइक्रो इरिगेशन जरूरी है। 100 फुट से अगर नीचे चला गया तो अनिवार्य माइक्रो इरिगेशन है। 100 फुट से ऊपर है तो थोड़ी रिलैक्सेशन अगर छोटी मोटर है तो दी जा सकती है। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट एक संकेत हम देना चाहते हैं, हमारी नीति है कि पानी बचाएंगे तो अगली पीढ़ियों को सुख पाएंगे वो। इसलिए इस पर किसान 100 फुट से नीचे माइक्रो इरिगेशन सब्सिडी तो बाकी में भी है। 85% सब्सिडी सब जगह है, 100 से नीचे नहीं, बाकी जगह भी है। क्यों? हमारे हैं सब जगह है, सब जगह है, कोई 100 से नीचे नहीं, सब जगह ही है वो। और एक दूसरा विषय, इस बार हमने बाजरे की खरीद की। एक बहुत अच्छा संदेश उसका गया कि हम हरियाणा में बाजरा खरीद रहे हैं और सबका खरीद रहे हैं। संयोग से 7 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हमारी खरीद हुई, लेकिन उसमें एक पहलू ऐसा जिसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि राजस्थान खरीदता नहीं है, और राजस्थान का किसान भी, क्योंकि रेट का अंतर बहुत है, रेट का अंतर यानी उस समय सीजन के दिनों में भी 400-500 रुपया होता है, बाद में तो हमको बहुत सस्ता बेचना पड़ा, लेकिन 400-500 रुपए के लालच में राजस्थान का किसान हमारे यहां बेच के जाता है। और दूसरा, कुछ लोग बाहर से सस्ता ला करके व्यापारी भी किसान के नाम से बेच जाता है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और ये जो नुकसान होता है ये अल्टीमेटली तो हरियाणा के किसान का नुकसान है, क्योंकि वही पैसा जो बचेगा वो किसान के खाते में कहीं और देंगे हम। बहुत सी योजनाएं हमारे पास किसानों की हैं। इस बार 700-800 करोड़ रुपए से ऊपर नुकसान इसका गया है हमारा, जो हमने दोबारा से बेचा है उसको, क्योंकि अपनी खपत बहुत कम है। बहुत मुश्किल से 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन हरियाणा की बाजरे की खपत है जो पीडीएस में हम देते हैं, बाकी सब बेचना पड़ता है। तो इस बार हमने बाजरे के लिए भी कहा है कि उसकी खेती भी कम करो, और कम करने के लिए एक योजना, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना बनाई थी हमने 7,000 प्रति एकड़ की, बाजरे की हम योजना दे रहे हैं, क्योंकि बाजरे में पानी वाला विषय नहीं है, बल्कि पानी तो बाजरे में कम लगता है, लेकिन बाजरे की खपत तो उतनी नहीं है जितनी उपलब्ध होती है। इसलिए उसकी जगह दालें लगाएं, मूंग लगाएं, उड़द लगाएं, अरहर लगाएं, कपास बोएं। तो ये चीज अगर करेंगे तो उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़, जिन्होंने पिछली बार बाजरा बोया था और इस बार दाल पर तिलहन पर शिफ्ट हो गए, उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़ उनको अनुदान मिलेगा।
और जो बाजरा भी बोएंगे उसको भी इस बार हम भावांतर भरपाई योजना से ही खरीदेंगे, ताकि राजस्थान का आदमी ना आ सके, ताकि जिसने स्टोर कर लिया है वो दोबारा से मंडी में ना बेच सके, क्योंकि स्टोर करने वाले आज भी स्टोर कर गए हमारे यहां सस्ता खरीद के कि अब जब मंडी खुलेगी तो हम सरकार को 2250 फिर बेच देंगे। तो वो रोटेशन चलता रहेगा। उस रोटेशन को बंद करने के लिए केवल किसान जिसने बोया है उसी को भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा। तो ये एक किसानों के हित में, खास करके हमारे जो बाजरा ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनके हित में ये बात मैंने बताई है कि बाजरा छोड़ दें तो 4000 रुपए लें, बाजरा बोएं तो इस बार प्रोक्योरमेंट की बजाय उनको भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा, डीबीटी से मिलेगा सबको, सबके उनके खाते में जाएगा। वो हमारे पास डाटा आ जाएगा सारा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में इस बार। और डाटा को लेने के लिए थोड़ा सा इस बार हम और मेहनत करेंगे कि हर खेत का फसल का डाटा ये हमारे पास आ जाए। कई बार बहाने मारते हैं कि भी हम तो बोया था बाजरा लेकिन हमारी तो फसल लिखा ही नहीं गया। तो इस बार सारे डिपार्टमेंट लग करके, चाहे उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और हमने आउटसोर्सिंग सिस्टम से भी हम लोग लगाएंगे, ड्रोन मैपिंग ये भी हम कराएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सख्ती से लागू करेंगे। ये विषय भी आपके सामने मैंने रखना था। ड्रोन की बात आ गई। एक विषय और जो मेरे उसमें लिखा नहीं था लेकिन मुझे याद आ गया इसलिए बता रहा हूं। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और एक कारपोरेशन बना रहे हैं, ड्रोन कारपोरेशन ऑफ हरियाणा। और जितना भी सर्वे ड्रोन से करने की आवश्यकता विभागों को पड़ेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे फॉरेस्ट है, माइंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत का डिपार्टमेंट है या टाउन कंट्री प्लानिंग है, क्योंकि ये सबको एरियल सर्वे की जरूरत पड़ती है। ऐसा एरियल सर्वे करने के लिए एक ड्रोन कारपोरेशन हरियाणा हमने बनाया है, जिसमें पहले चरण में 100 ड्रोन और एकदम अगले चरण में 100 ड्रोन और, तो ऐसे 2 चरणों में 200 ड्रोन लिए जाएंगे। हमारे पास 40 से 50 ड्रोन हैं अभी, लेकिन अलग अलग विभागों में है। कोई फॉरेस्ट के पास है, कोई हमारे क्रिड के पास है, कहीं बाकी डिपार्टमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी कर रहा है। उन सबको इकट्ठा करेंगे ड्रोन कारपोरेशन में और 200 ड्रोन्स का ये प्रावधान करके, और इस 200 ड्रोन को करने का मतलब यह है कि हर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 200 स्क्वायर किलोमीटर में एक हो जाएगा। 200 स्क्वायर किलोमीटर में एक ड्रोन 10 दिन के अंदर पूरा सर्वे कर लेता है। तो ऐसा ये बड़ा महत्वाकांक्षी हमारा कार्यक्रम है, जिससे बहुत प्रकार की समस्याएं हमारी खत्म होंगी। मित्रों, हमें अंत में इतना ही है कि आज का विषय आपके सामने रखा कि इन 600 दिनों में हमने क्या किया। पिछले 5 साल की कहानी तो चूंकि कई बार बताई जा चुकी है, सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब हर 100 दिन के बाद हम आपके पास आएंगे, 700 दिन पर भी आएंगे, 800 दिन पर भी आएंगे, ताकि जो सालों का हिसाब चाहते हैं उनको दिनों का हिसाब हम दे सकें और जनता को बता सकें। उनको हिसाब देना दे, हम इतनी चिंता नहीं है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं कि जनता की अपेक्षा, जनता की जो आवश्यकता, उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सबका साथ सबका विकास, इसको आधार मान करके हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो इस बार कोरोना का जो एक काल था, हम आशा अपेक्षा करते हैं कि इससे हम बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना को हमने जाना भी है, जिया भी है, लोगों की जानें भी बचाई हैं, लेकिन फिर से ना आए ये भी अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कराएं। अभी रुको, अरे अभी बाकी है। लीजिए। इतने लोगों को आज जो चल रहा है, इनको सीधी पेमेंट
ये जा रही है। दो 2 लाख रुपया इन सब परिवारों को जैसे स्क्रोल हो रहा है उनका ये हो रहा है। दूसरा ये 5,000 का है। ये 5,000 जो राशि है उन लाभार्थियों को ये पैसा टोकन रखा है, क्योंकि बड़ी संख्या है तो बड़ी रहेगा। 2 तीसरा 2 ही है। तो मित्रों ये आज हमने लॉन्च किया है, पहुंचना शुरू होगा। काफी बात हो गई है, फिर भी पहले इधर था। आपने सबका किया दिया, ठीक है, लेकिन मीडिया के लिए सर आप कुछ बोलती ना जरूर सोच के करूंगा। कोरोना की आएगी क्या, क्योंकि आपने कहा कि निपट तीसरी वेव की आशंकाएं जो थी अब खत्म है? नहीं, देखिए हमने नहीं कर ली है। हम कभी भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, लेकिन जैसे मैं एक वाक्य प्रयोग किया करता हूं, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो हम तीसरी वेव आए या जो अभी ब्लैक फंगस का विषय है, किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई आएगी, उसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाकी संबंधित जितने विभाग हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है। और मैंने तो कहा कि अपेक्षा हमारी ये है कि ना आए, इसमें से हम सुरक्षित बाहर निकल जाए। आएगी तो हम तैयार हैं। एक मिनट हाँ, 6 महीने में डिसमेंटल हो जाएंगे। 6 महीने तक तो, आखिर 6 महीने तक तो हम प्रतीक्षा करेंगे ही ना। 6 महीने के बाद उनको हमने बना के रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि टेंटेड एक अकोमोडेशन है, और टेंटेड अकोमोडेशन बिना किसी यूज के खड़ा रखना ठीक नहीं है। हमारा पहला टेंडर 6 महीने का हुआ है, एक्सटेंडेबल अप टू नेक्स्ट। ऐसा है, एक होता है न्यूनतम साझा कार्यक्रम, एक होता है अधिकतम साझा कार्यक्रम। अभी हम न्यूनतम की बजाय जो अधिकतम साझा कार्यक्रम उसके हिसाब से कर रहे हैं। जितने भी हमारे ये कार्यक्रम हुए हैं, ये सब आपसी सहमति से हुए हैं, इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। जितने हमारे कार्यक्रम है वो आप न्यूनतम मानो, अधिकतम मानो, ये अधिकतम साझा कार्यक्रम के हिसाब से चलेंगे, आप इसकी चिंता मत करो। देखिए एसीएस जो होता है ना, वो इस पद से भी बड़ा काम है। अगर वो इतने साल से एसीएस रह गए हैं तो फिर यहां भी बन सकते हैं। जो स्टेटस उनका एसीएस के नाते था वो आज भी है, जो स्टेटस वो रिपोर्ट्स का उस समय था वो आज भी है। कहीं भी कोई बात आगे आएगी तो उस समय मिलकर के अपने आप संभाल लेंगे हम। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ होने वाली। हाँ, आपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गुड़गांव में किया था पिछले टेन्योर में, जिसमें 6 लाख करोड़ के निवेश करने का प्रपोजल्स आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका था। हम कितने पे आ पाए? 6 लाख में से कितना, हम 6 लाख करोड़ में से कितना करोड़ हम इतने 5 साल तकरीबन हो गए हैं उसको आए हैं था? आज अभी हमने M2 600 इसका कार्यक्रम किया है। अगस्त के महीने में मैं M2500 ये कार्यक्रम करूंगा, उसमें बताऊंगा। हाँ। सीएम साहब, एक सवाल मेरा है। अभी पिछले इन्हीं 600 दिनों में अर्बन लोकल बॉडी और अन्य जगह पे जो सेक्शन 7A की रजिस्ट्रियां हुई थी, उसमें करीब 300 अफसरों पे कार्रवाई होनी थी, और वो रिपोर्ट आपके पास पहुंच चुकी है। उस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वो कार्रवाई डिपार्टमेंटल कार्रवाई है और वो अपने तरीके से उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, कितनी उनकी गलती है कितनी नहीं है। एक बात हम ध्यान रखें कि कोई भी जब नया प्रोजेक्ट या नई पॉलिसी कोई भी चलाई जाती है, उसमें कभी कभी जो गलती होती है वो कभी मेलाफाइड होती है, कभी बोनाफाइड होती है। अगर तो कहीं मेलाफाइड गलती है तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी,
मानो किसी से कोई बोनाफाइड गलती हो गई है तो फिर कई बार उसी हिसाब से उसका निर्णय भी लिया जाता है, क्योंकि ये 7A का प्रावधान इतनी सख्ती से पहले लागू नहीं हुआ था जितना सख्ती से अब हम लागू कर रहे हैं। रजिस्ट्रियां तो पहले भी हो रही थी और पहले भी कुछ ना कुछ प्रावधान ऐसे बने हुए थे, लेकिन अब चूंकि सख्ती से लागू कर रहे हैं, इसमें कोई कमी ध्यान में आई है तो इसका पूरी से इसकी छानबीन की जाएगी कि किस मकसद से वो गलती हुई है। सीएम साहब, पानीपत के विनोद है। एक मिनट जो कोविड के विक्टिम्स हैं और उनके जो सर्वाइवर्स हैं, उनके कोविड विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए बीपीएल का हो गया, कुछ एक और गरीब तबकों का हो गया, लेकिन कई महिलाएं स्पेशली वो हैं जो टोटली डिपेंडेंट थी एक मेल मेंबर के ऊपर, वो एपीएल या बीपीएल से नहीं है। हो सकता है कि वो टैक्स पेयर भी रहे हों, लेकिन वो परिवार उजड़ गए। क्या आपके पास कोई इस तरह की भी योजना है कि ऐसे परिवारों को भी आप किसी तरह से कोई सहायता देंगे? देखिए, कोई ना कोई एक पैरामीटर पैमाना रखना पड़ता है। अब हर किसी को हर चीज का लाभ तो संभव नहीं होता है। बहुत लोग संपन्न भी हैं, बहुत लोग अपने पैरों पर खड़े भी हैं। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल केस कभी आएगा कि किसी एक व्यक्ति के कारण से वो परिवार इतना पीछे हो गया है या इतना सेटर हो गया कि उसकी मदद करनी जरूरी है, तो वैसे भी करते हैं। हमारे पास सभी मंत्रियों के पास डिस्क्रिशनरी कोटा डीक्यू होता है, तो ऐसा इंडिविजुअल कोई परिवार आता हम बीच में करते भी रहते हैं, तो ऐसा कोई आएगा जरूर करेंगे। सीएम साहब, पानीपत के विनोद हैं जो अफ्रीका के अंदर वर्क वीजा पर गए हुए थे और समालखा में वो रहते थे। उनके छोटे भाई के पास अब फोन आया है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है। प्रधानमंत्री जी से, सरकार से मदद वो मांग रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। हरियाणा सरकार के 600 दिन पूरे होने के मौके पर सरकार की तरफ से 600 दिन में क्या कुछ काम किया गया, उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने रखा है और अब पत्रकारों के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री दे रहे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के तमाम कैबिनेट मंत्री उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और पूरे विस्तार से 600 दिन के अंदर हरियाणा सरकार ने क्या कुछ काम किया उसकी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि 600 दिनों में उपलब्धियां हरियाणा सरकार की अपार रही हैं। दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे हुए हैं। परिवार पहचान पत्र हमारी विशेष उपलब्धि रही है इन 600 दिनों के अंदर और हम साल के कार्यों का नहीं, दिन के कार्यों का भी हिसाब देंगे। आगे चल के उन्होंने कहा कि और जब 700 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर हम आएंगे जनता के सामने। तो हर बार जब 100 दिन पूरे होंगे तो जनता के सामने आकर 100 दिन के कार्यकाल कामकाज का ब्यौरा रखेंगे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 जुलाई तक घोषित होगा 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई 12वीं के नतीजों का फॉर्मूला तय कर चुकी है। 10वीं, 11वीं और प्री बोर्ड की परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तैयार